हम सबके पूज्य हनुमान जी को एक श्राप के कारण अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं रहा और समय आने पर जामवंत जी ने जब उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्तिवश उनके दिए हुए कार्य संपन्न किए। इस प्रसंग को जानते तो हम सब हैं, लेकिन अपने जीवन में बस इसे उपयोगी नहीं बना पा रहे। नमस्कार, मैं रेखा मचौरी आनंदित हूँ एक बार फिर आप सबसे मिलकर यहाँ द वायर पर। आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है उदासीनता। हमारी पौराणिक कथाएं न सिर्फ भगवत भजन प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि हमेशा ही एक सीख के साथ आती हैं। हनुमान जामवंत संवाद से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपनी शक्तियां यदि ज्ञात हैं या ज्ञात हो जाती हैं तो उन्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। हम तो आम लोग हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भगवान द्वारा दी गई मन की शक्ति और भारतीय संविधान। भारत का एक आम नागरिक होने के कारण हमारे हाथ लगी सबसे बड़ी एक शक्ति, जिसके आगे सभी राजनेता चुनावी समय आने पर झुकते हैं, अपना मतदान देने की शक्ति। समय समय पर हमें हमारी ये शक्ति याद भी दिलाई जाती है, पर पथ भ्रमित होने के लिए राजनीतिक पार्टियों का निशुल्क कुछ भी देना काफी है। देश की राजधानी में चुनाव हैं। चुनाव मतलब भाषण, आरोप प्रत्यारोप और चुनावी वादे। कुछ समय पहले एक चीज आधिकारिक रूप से चिन्हित की गई और वो है रेवड़ी, या इसका अंग्रेजी शब्द है फ्रीबीज। एक समय पर इस रेवड़ी बांटने को लेकर बातों का, भाषणों का एक राजनीतिक द्वंद्व चला। अब वो रेवड़ी स्वीकार्य है। एक समय पर विरोध करती रही राजनीतिक पार्टी को भी और उनका साथ देने वालों को भी। आपकी स्मृति में इस भाषण का ये अंश अवश्य होगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब सब मिलकर न सिर्फ रेवड़ी बांट रहे हैं, बल्कि एक प्रतियोगिता चल रही है कि कौन दूसरे से ज्यादा बांटेगा। आप पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बढ़ाकर 2500 कर दिया है और कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना के अंतर्गत 2500 रुपए हर महीने देने का संकल्प किया है। भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दे रही है और होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर दे रही है। वहीं कांग्रेस 500 रुपए के सिलेंडर के साथ मुफ्त राशन की किट्स दे रही है। आप पार्टी महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त बस का सफर करवा रही है। अब विद्यार्थियों को भी मुफ्त सफर करवाने की बात कह रही है। कांग्रेस युवा उड़ान योजना के अंतर्गत 8,500 रुपए पूरे एक साल तक युवाओं को मुफ्त देने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21,000 रुपए देने की बात कह रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में अंग्रेजी शब्द फ्रीबीज को विवर्णित करते हुए निशुल्क प्रदान किए जाने वाले जन कल्याणकारी उपाय बताया था। ये मुफ्त मिलने वाले उपहार अल्पकाल यानी कि कम समय के लिए राहत बनते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की तत्कालीन सदस्य आशिमा गोयल ने फ्रीबीज के बारे में कहा था कि मुफ्त चीजें कभी भी मुफ्त नहीं होती और जब राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं पेश करते हैं तो उन्हें वित्त पोषण और समझौतों के बारे में मतदाताओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मुफ्त मिलने वाली कल्याणकारी योजनाएं तब तक हानिकारक नहीं होती जब तक कि वे उन लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं जिन्हें उनसे वाकई में कुछ सार्थक लाभ मिल सकता है। समस्या तब आती है जब एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है कि कौन दूसरे से अधिक दे सकता है और यहाँ आप सरकार को दिवालिया बनाना शुरू कर देते हैं। आज प्रश्न यहाँ लेकिन सरकार के मुफ्त बांटने का नहीं है। शासन के जिस पक्ष को आज हम यहाँ उल्लेखित करने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारी ही याचक प्रवृत्ति।
एक लोकतंत्र में शासन की वास्तविक कमान जनता के हाथ में होती है और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र के हर अध्याय में यही पढ़ाया, बताया, समझाया गया। हमारे पास दो रास्ते थे। एक जहां हम राजनेता से उनके किए गए काम का हिसाब मांगते और उन्हें उनके काम के आधार पर वोट देते, पर हमने चुना दूसरा रास्ता, जहां हमने जाति, धर्म, बिरादरी, समाज, राजनेताओं से नजदीकी, मुफ्त मिलने वाला सामान आदि आदि को सर्वोपरि रखा। आप सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, सिर्फ आज नहीं बल्कि पुराने सभी। हर चुनावी घोषणा पत्र ये दावा करता है कि हम रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करेंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन चुनाव आने पर हम अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होकर राजनेताओं से उनके काम का हिसाब नहीं मांगते, शिक्षा नहीं मांगते, स्वास्थ्य नहीं मांगते। हम मांगते हैं जाति, बिरादरी, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धनराशि के रूप में मुफ्त में मिलने वाली तात्कालिक क्षणिक राहत। काम के आधार पर तो हम केवल विपक्ष को चुनौती देते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने समझाया है कि यदि बनने वाली सरकार राजनीतिक दलों द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को दिए जाने वाले वादे के अनुसार 2100 रुपए या 2500 रुपए प्रति माह प्रदान करती है, तो अकेले इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो दिल्ली के स्वास्थ्य बजट के बराबर और शिक्षा बजट के लगभग 60% के बराबर है। हमारी याचिक प्रवृत्ति दूरगामी परिणामों पर असर अवश्य डालती है। आजादी से अब तक हम हर बार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई को लेकर दिए गए रटे रटाई वक्तव्य सुनते रहते हैं। चुनाव आते हैं, हम लोकतंत्र में वास्तविक शासक ना बनकर याचक की भूमिका में आ जाते हैं। चुनाव समाप्त होते हैं, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, फिर से चुनाव आते हैं और हम मतदाता फिर से याचना कर रहे होते हैं। बांटने और बटोरने का ये चुनावी खेल एक चक्रव्यूह सा प्रतीत होता है, जिसमें प्रवेश का रास्ता सीधा नजर तो आता है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता हम देखना नहीं चाहते। साहित्य ने हमेशा ही राजनीति और जनता दोनों के लिए ही रास्ता दिखाने वाली मशाल का काम किया है। श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री केदारनाथ अग्रवाल, कवि दुष्यंत जैसे साहित्यकार हमें जामवंत बनकर हमारी शक्तियां हमेशा ही याद दिलाते रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जब भी उसका वाचन होता है मन में एक क्रांति का भावोदय होता है। कुछ समकालीन साहित्यकार भी उसी राह पर हैं, बस इंतजार है तो जनता के जागृत होने का। चुनावी मौसम चल रहा है, घोषणाएं जारी हैं, विकास का खाका केवल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत है। आगे भी चुनाव आएंगे, फिर घोषणाएं होंगी और चुनावी विकास फिर दस्तक देगा। चुनाव के बाद फिर सब अदृश्य और उदासीन हो जाएंगे। श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में कहा था कि जनता उन मनुष्यों को कहते हैं जो वोटर हैं और जिनके वोट से विधायक तथा मंत्री बनते हैं। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता कुल इतनी सी है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनते हैं। अगर जनता के बिना सरकार बन सकती है तो जनता की कोई जरूरत नहीं है। जनता कच्चा माल है, इससे पक्का माल विधायक, मंत्री आदि बनते हैं। पक्का माल बनने के लिए कच्चे माल को मिटना ही पड़ता है। उन्होंने ये भी लिखा था कि राजनीतिज्ञों के लिए हम नारे और वोट हैं, बाकी के लिए हम गरीब, भूख, महामारी और बेकारी हैं। और यदि हमने राजनेताओं को ही राजा का दर्जा दे दिया है तो एक चौपाई का स्मरण करना यहाँ उचित होगा कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज्य में जनता दुखी रहती है वह नरकगामी होता है। निर्णय अब आपके ऊपर है कि हर बार हर चुनाव में याचक बनकर आप सुखी हैं अथवा नहीं। आपसे फिर भेंट होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।